So good afternoon everyone, and the topic which we are discussing today is about the political science for class 10 constitutional design. तो constitutional design हमारा चैप्टर है और इसके अंदर हम बेसिकली ये समझेंगे कि किसी भी जो इकोनॉमी है, किसी भी कंट्री के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन होता है वो किन किन ग्राउंड्स पर होता है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर कंसीडर की जाती हैं बनाते वक्त। इसके अलावा हम थोड़ा साउथ अफ्रीका के बारे में भी समझेंगे कि बेसिकली जो हमारी आज़ादी है, जो हमारी फ्रीडम है, वो बेसिकली ऐसा माना जाता है कि वो कहीं ना कहीं से साउथ अफ्रीका से इन्फ्लुएंस्ड है। कि किस तरीके से वहाँ पे साउथ अफ्रीका में जिस तरीके से नेल्सन मंडेला ने जो है वो फाइट करा था, ठीक है, और फिर वहाँ पर जो है वो फ्रीडम ली थी, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश किया था, लगभग उसी तरीके की स्टोरी भी इंडिया की है। तो हम जो है वो कई बार ऐसा भी समझते हैं कि जो हमारी स्टोरी है वो बेसिकली एक तरीके से मतलब कि जो उसकी प्रेरणा ली गई है, जो उसकी एक मोटिवेशन ली गई है, वो साउथ अफ्रीका से ही ली गई है। तो पहले बात करते हैं सबसे पहले साउथ अफ्रीका की, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले नेल्सन मंडेला ने, जो कि साउथ अफ्रीका के लीडर थे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी के, ठीक है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी साउथ अफ्रीका के अंदर, जिसके लीडर थे नेल्सन मंडेला। और उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी किसके लिए, मतलब कि अपार्थीड के खिलाफ। अपार्थीड क्या होता है? तो ऐसी पॉलिसी जो कि डिस्क्रिमिनेशन करे ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रेसिज्म या रेस, उसको बोलते हैं अपार्थीड। ये रेसिज्म या रेस का मतलब क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ कलर्स। तो जब हम किसी को उसके कलर के बेस पर जब उसके साथ में भेदभाव करते हैं, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो उसी को कहा जाता है क्या? अपार्थीड सिस्टम। तो ये अपार्थीड सिस्टम जो है वो साउथ अफ्रीका में इम्प्लीमेंटेड था। और जो मतलब कि नेल्सन मंडेला था, उन्होंने लगभग एक लंबी लड़ाई लड़ी। उसके बाद में इस लंबी लड़ाई लड़ने की वजह से, और क्योंकि वो मतलब कि लीडर थे अपोजिशन के, मतलब कि उस पार्टी के लीडर थे जो कि बेसिकली ये लड़ाई लड़ रही थी, तो इसीलिए उनको जो है वो जेल में डाल दिया गया और लगभग 28 साल वो जेल में रहे। ये ड्यूरेशन आपको याद होना चाहिए, 1964 से लेकर के 1992 तक, ठीक है, लगभग 28 साल वो जेल में रहे। और जेल से आने के बाद में वहां पर जो अपार्थीड का सिस्टम था, जिसके अंदर व्हाइट्स जो है वो ब्लैक्स के साथ में डिस्क्रिमिनेशन करते थे, ठीक है, मतलब वहां पे जो गवर्नमेंट थी वो व्हाइट्स की थी, सफेद लोगों की, गोरों की थी, और वो कालों के साथ, मतलब कि जो ब्लैक्स थे उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन करते थे। तो वो जो डिस्क्रिमिनेशन था वो एंड हुआ 1994 के अंदर, और वहां के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने वो बने नेल्सन मंडेला। अब ये जो नेल्सन मंडेला वहाँ के जब प्रेसिडेंट बने, तो उन्होंने वहाँ पे एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन वहाँ पर जो वो इम्प्लीमेंट किया, जिसके अंदर क्या क्या चीजें थी, जिसके अंदर कॉपरेशन था। कॉपरेशन मतलब कि सभी एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके रहेंगे कंट्री के अंदर। इसके अंदर इक्वालिटी वहाँ की मेजर कंसर्न थी, क्योंकि सब लोग पहले ऑलरेडी डिस्क्रिमिनेशन फेस कर चुके थे वहाँ के लोग, तो अब वो चाहते थे इक्वालिटी मिले। तो वो इक्वालिटी एक और पॉइंट था, एक और एस्पेक्ट था जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल था उनके। डेमोक्रेटिक वैल्यूज इज वन पॉइंट, ठीक है, तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज भी एक पॉइंट था जो कि वहां पर जो वो एक मेजर सी ऑन किया जाता है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज मतलब कि सभी लोगों को ऐसा फील हो कि सभी इक्वली इंपॉर्टेंट है और सभी को सेम राइट्स, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले। ये है कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर हम कहें डेमोक्रेटिक वैल्यूज। इसके अलावा सोशल जस्टिस फील हो। सोशल जस्टिस मतलब समाज के अंदर वो जब कभी जाएं, बाहर निकले, तो उन्हें न्याय फील हो, मतलब उन्हें ऐसा फील ना हो, जस्टिस मतलब न्याय, सोशल मतलब सामाजिक, तो उन्हें सामाजिक तौर पर न्याय फील हो, ठीक है, मतलब उन्हें ये फील हो कि हाँ हमारे पास, हम भी जो है वो सोसाइटी के अगर पार्ट है, तो हमारे को भी इक्वल यहाँ पर जो है वो न्याय मिलता है, इक्वल यहाँ पर जस्टिस मिलती है हमको, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या हमको एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत थी या फिर अभी भी मतलब है ऑलरेडी, मतलब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, तो क्या एग्जैक्टली हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत थी? तो किन किन पैरामीटर्स पर, किन किन ग्राउंड्स पर हम ऐसा ये स्टेटमेंट कर सकते हैं कि हाँ वी रिक्वायर अ कॉन्स्टिट्यूशन? तो सबसे पहला पॉइंट इज कि क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों द्वारा, जो लोग उस कंट्री के अंदर हैं उन सभी द्वारा बनाया गया है और सभी के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है। लोग एग्जैक्टली खुद तो नहीं बनाते कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन लोग जिन लोगों को चुनते हैं, जिन लीडर्स को चुनते हैं, वो सभी जाकर के पार्लियामेंट में जाकर के कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं ना। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन वो बनाया तो वो लोगों द्वारा बनाया हुआ है और सभी लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, सभी लोग उस पर एग्री करते हैं, उसको मानते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो इसको क्या कहा जाता है कि इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के जो लॉज है वो सभी द्वारा बनाए गए हैं, सभी के मतलब सभी ने उसको एक्सेप्ट भी किया और सभी ने उसको मिलकर बनाया भी है, तो इसीलिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा ये एक ट्रस्ट और मतलब कि कोऑर्डिनेशन की फीलिंग जो है वो डेवलप करता है विद इन द कंट्री,
ट्रस्ट की फीलिंग इसलिए कि मेरी, जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर आज कोई भी एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को जो मतलब मान लीजिए कि किसी तरीके से परेशान करता है या किसी तरीके का कोई इश्यू क्रिएट करता है, तो आज हर बंदा यही बोलता है कि सी यू इन द कोर्ट, ठीक है, आपको तो मैं कोर्ट में देखूंगा। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक बिलीफ है, एक ट्रस्ट है कि हाँ, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन है, उनकी जो मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मदद करेगा, वो बेसिकली हेल्प करेगा उनकी, और उनको उनके साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा रिटन बुक ऑफ रूल्स है जो कि बेसिकली फॉर द सिटीजन्स एंड फ्रॉम द सिटीजन्स बनाया, सिटीजन्स ने बनाया है, सिटीजन्स के लिए बनाया, और सभी इसको एक्सेप्ट करते हैं, सभी इसको रिस्पेक्ट करते हैं। और कोऑर्डिनेशन की फीलिंग इसलिए आती है क्योंकि आप देखिए कि अगर मतलब कि सभी लोग एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट करके, क्योंकि सबको पता है, देखिए जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए कि हिंदुओं का फेस्टिवल आता है तो जो मुस्लिम्स हैं वो कोऑपरेट करते हैं, ठीक है। अगर मुस्लिम्स का कोई फेस्टिवल आता है तो हिंदूज कोऑपरेट करते हैं, तो एक दूसरे के साथ में कोऑपरेशन की फीलिंग रख के जो है वो सब कार्य होते रहते हैं। तो एक कोऑर्डिनेशन डेवलप करने में हेल्प करता है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे राइट्स हैं, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिनको सब मानते हैं और इस तरीके से फॉलो करते हैं। नेक्स्ट इज, इसके अलावा वो स्पेसिफाई करता है कि जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूटेड होती है। मतलब गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब क्या है, गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट से मतलब ये है कि बेसिकली गवर्नमेंट बनाई किस तरीके से जाएगी, ये भी आखिर लिखा किसमें, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि बेसिकली टोटल इतनी सीटें हैं तो इतने से ज्यादा सीटें जिस पार्टी को मिलेंगी वो जीतेगी, ठीक है। फिर वो उसको इतने दिन के अंदर सरकार बनानी है, इतने टाइम तक सरकार रहेगी, उसके अंदर जब वो सरकार का डिवीजन ऐसे ऐसे हुआ होगा, ये डिपार्टमेंट्स होंगे, ये सब कुछ ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो हमारी सरकार कैसे बनती है वो भी इवन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि सरकार ठीक से चलाए, अपना राजतंत्र पूरा सिस्टम चलाए, तो उसके लिए भी, सरकार के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है, क्योंकि वही बताएगी कि सरकार बनेगी कैसे। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिमिट्स लगाता है पावर के अंदर गवर्नमेंट की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचिए कि अगर सरकार की पावर्स के ऊपर कोई लिमिट ही ना हो, कोई अपर लिमिट ही ना हो, तो अल्टीमेटली सरकार तो तानाशाह बन जाएगी ना। मतलब सरकार तो एक तरीके की आप समझिए कि शोषण करने लगेगी, लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करने लगेगी कि हम ही हम है, हमसे ऊपर कौन है। तो सरकार की भी जो पावर्स होते हैं उसके ऊपर एक लिमिट होती है, ठीक है, कि इससे ज्यादा सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, इसके ऊपर सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। तो इस तरीके से तो सरकार की जो पावर्स है उसके ऊपर लिमिट लगाती है, ताकि लोगों को डेमोक्रेसी फील हो, ना कि उन्हें ऐसा फील हो कि हाँ वो एक ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पे बस उनका शोषण हो रहा है, या फिर हम कहें मोनार्की जैसी सिचुएशन ना आए, उनको ऐसा फील ना हो। इसके अलावा जो है वो मतलब ये एक्सप्रेस करता है एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, तो इससे ये भी समझ में आता है कि यहाँ के लोग, इस कंट्री के लोग चाहते हैं कि भारत, इंडिया एक अच्छा समाज बने, एक अच्छी सोसाइटी बने, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली पूरी इंडिया है क्या, एक बड़ी सी सोसाइटी है जिसके अंदर सभी लोग रह रहे हैं। तो ये बड़ी सी सोसाइटी जो है वो एक अच्छी सोसाइटी रहे, एक आइडियल सोसाइटी रहे, इसी के लिए डेमोक्रेटिक सिस्टम जरूरी है और उसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है, ठीक है। तो ये था हमारा कि हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए। अब बात करते हैं इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया, ठीक है। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से बनाया गया, तो इसका प्रोसेस शुरू होता है नेशनल स्ट्रगल के लिए, जो फ्रीडम के लिए आई। तो सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए तो पहले आजादी चाहिए थी ना, पहले फ्रीडम चाहिए थी। तो इससे सबसे पहले तो फ्रीडम का जो एक स्ट्रगल था वो शुरू हुआ। फिर उसके बाद में क्या हुआ, सबसे पहला जो इसका ड्राफ्ट किया गया वो 1928 में किया गया और फिर 1931 में किया गया। अभी इसका जो ड्राफ्ट था वो बेसिकली एक, जैसे आप समझिए कि आपने मान लीजिए कि कोई एक पर्टिकुलर काम को करना है, तो उससे पहले आप एक रफ प्लान बना लेते हो ना कि ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। बाद में आप उसको फाइनलाइज करोगे, बाद में उसको रिटर्न में भी लिखोगे, ऐसे भी लिखोगे वैसे भी लिखोगे, लेकिन पहले आप एक रफ प्लान बना लेते हो। तो जो रफ प्लान बनाया था, ठीक है, उसी को जो है वो मतलब कि वो दो बार बनाया गया, एक 1928 में, एक 1931 में। इसके अलावा जो मोतीलाल नेहरू और 8 लीडर्स जो थे, उन्होंने जो है वो मतलब कि डिमांड किया था ड्राफ्ट के अंदर, कौन कौन सी चीजें डिमांड करी थी जब ड्राफ्ट हो रही थी, जब ड्राफ्ट किया जाता है, ड्राफ्ट मतलब एक रफ बनाया जाता है इसका कॉन्स्टिट्यूशन का, तब इन्होंने कुछ चीजों की डिमांड करी थी बड़े बड़े नेताओं ने। क्या, सबसे पहले तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या है, इंडिया में रहने वाला हर व्यक्ति जो कि 18 साल की एज से ऊपर का है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी लिंग, किसी भी समाज, किसी भी समुदाय से बिलोंग करता हो, सभी को एक वोट देने का राइट है और सबके वोट की वैल्यू 1 होगी। इसी को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो ये इसकी डिमांड करी थी। इसके अलावा उन्होंने डिमांड करी थी राइट टू जस्टिस, ठीक है, और राइट टू फ्रीडम, मतलब कि सोशल जस्टिस होनी चाहिए सभी को, मतलब समाज में सभी को बराबरी मिलनी चाहिए, समाज में सभी को उतनी इज्जत मिलनी चाहिए जितनी कि दूसरे किसी को मिल रही है।
इसके अलावा जो है वो राइट टू फ्रीडम, सभी को स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, मतलब कि कोई भी किसी को भी गुलाम ना बना सके। जैसे पहले दास प्रथा होती थी, एक ही बारी एक बंदे को जिंदगी भर के लिए खरीद देते थे, तो वो क्या हो जाती थी, उनकी एक तरीके से फ्रीडम खत्म हो जाती थी ना, कि वो कभी कल को चेंज भी नहीं कर सकते कि हमारे को नौकरी पसंद नहीं आ रही तो हम चेंज कर लें, तो वो चेंज भी नहीं कर सकते थे। तो ये जो राइट टू फ्रीडम था वो दिया जाना चाहिए था, ये चाहते थे। और वो लिबर्टी चाहते थे, लिबर्टी भी मतलब वही आजादी चाहते थे, ठीक है, कि सभी को आजादी मिल जाए, कि कोई भी एक्सटर्नल पर्सन उनके ऊपर राज ना कर सके, ठीक है। तो ये सब चीजें थी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में चाहते थे। इसके अलावा क्या हुआ, इसके अलावा जो है वो जो बहुत सारे दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कॉपीड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। कॉपीड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि जो कॉपी किया गया हो, दूसरे देशों से चुराया गया हो। क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमने क्या किया, हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी थी जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की सलाह दी गई थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन निकाल के देखे, और जिस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से जोन सा वाला पॉइंट अच्छा लगता था उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख लेते थे, अपने हिसाब से मतलब हमारी कंट्री के बैकग्राउंड, हमारी कंट्री की सिचुएशन के हिसाब से उसमें लिख लिया करते थे। तो इस तरीके से जो वो कॉपी किया करते थे। इसके अलावा बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की। तो मैंने अभी आपको बताया कि कुछ लोगों को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप करना है, कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन करना है। उसके लिए एक असेंबली बनाई गई थी। असेंबली मतलब कुछ लोगों की कमेटी बनाई गई थी जिसको जिम्मेदारी दी गई थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। अब ये जो असेंबली बनाई गई थी, इसकी जो सबसे पहला जो असेंबली थी वो बनाई कब गई थी, मतलब कि स्टार्टिंग कब हुई थी इसकी, तो ये थी जुलाई 1946 के अंदर। तो अगस्त 1947 के अंदर हमको आजादी मिली, ठीक है, 15 अगस्त में। और जुलाई 1946 से ही इसकी तैयारी शुरू हो गई थी कि जब आजादी मिलेगी तो जो कॉन्स्टिट्यूशन हमको चाहिए होगा वो कैसा दिखता होगा, किस तरीके से होगा। तो इसकी जो मतलब इसका कमेटी का गठन, कमेटी को जो बनाया गया था, जो एक काउंसिल बनाई गई थी, असेंबली बनाई गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये तैयार हो गई थी जुलाई 1946 के अंदर। B.R. अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन जो है बनाया गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब जो ड्राफ्ट करेगी, मतलब कि उसको मतलब कि लिखेगी या उसको फाइनलाइज करेगी, उसका चेयरमैन बनाया गया था। और इसके अलावा लेकिन वैसे जो उसका पूरी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो चेयरमैन थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू पूरी असेंबली के, ये पूरी जो सिस्टम था इसके प्रेसिडेंट थे या फिर को इसके चेयरमैन थे। लेकिन जो B.R. अम्बेडकर थे उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का जो है वो चेयरमैन बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन की। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो हमारा कब अडेप्ट किया गया, तो 26 जनवरी जो है वो 1950 में इसको लागू किया गया था, और 26 नवंबर 1949 में इसको अडॉप्ट कर लिया गया था। अडॉप्ट कर लिया गया था मतलब इसको लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, इसको इंप्लीमेंट करने का प्रोसेस शुरू कर दिया गया था 26 नवंबर 1948, ठीक है, 1949, और फिर उसके बाद में 26 जनवरी 1950, तो लगभग 2 महीने पहले ही, ठीक है, 2 महीने का टाइम लिया गया इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। और फिर 1950 में 26 जनवरी के अंदर जो इसको पूरा इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो रिफ्लेक्ट करता था हमारी कंट्री के बेस्ट माइंड्स को, ठीक है। तो इसीलिए जो वो हमारा जो मेंबर्स था उन्हें मिनी इंडिया भी कहा जाता था। मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन मिलकर बनाया, उसके अंदर सभी स्टेट्स से, सभी डिपार्टमेंट से, सभी डिफरेंट ग्रुप्स से लोगों को लिया गया था, ताकि कोई ग्रुप, कोई राज्य, कोई स्टेट कुछ ऐसा ना रह जाए कि जो बोले कि नहीं हमारे राइट्स का, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, हमारी बातों का तो ध्यान ही नहीं रखा गया इसके अंदर। तो इसीलिए इसमें से मिले जुले सारे इंडिया से लोग बुला करके इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में रखे गए थे, इसीलिए इसे मिनी इंडिया भी कहा जाता था। इसके अलावा जो भी, अब कोई भी जब डिसाइड करना होता था, जैसे मान लीजिए कोई एक लॉ है या कोई एक कॉलम है कि ये हम रखें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में या ना रखें, तो इसको डिसाइड कैसे किया जाता था, तो इसके ऊपर डिबेट होती थी, ठीक है, पब्लिक डिबेट भी होती थी और साथ ही में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी डिबेट होती थी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिबेट कैसे होती थी, जैसे मान लीजिए किसी एक मेंबर ने बोला कि ये वाला रूल होना चाहिए, तो बाकी सभी मेंबर्स उस पर वोट करते थे कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से होता था। और हमारा जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक फैक्ट ये भी है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारे इंडिया का। तो ये था हमारा चैप्टर अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। तो आई गेस आपको सब चीजें क्लियर हो गई होंगी, बट फिर भी अगर आपको किसी चीज में डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिएगा, ठीक है। आपका ये कीमती समय देने के लिए, पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।